Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, प्रतिभा एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 होम साइंस खंड ख का लेसन 1 एकाकी तथा संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान का पार्ट 3 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 जो पढ़ाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस करके आप इस क्लास को देख सकते हैं। हमने उस पर आपको बताया था एकाकी परिवार का अर्थ, परिभाषा और उसके क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, और संयुक्त परिवार के विषय में भी हमने बताया था कि संयुक्त परिवार के का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके दोष क्या हैं। और अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार के विघटन से तात्पर्य यह है कि परिवार का टूटना, यानी संयुक्त परिवार क्यों आज टूट रहे हैं, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे जो भी प्रथा परंपरा चलती चली आ रही है, अगर उसमें कोई सुधार या संशोधन नहीं किया जाएगा तो प्रथा है वह विलुप्त हो जाएगी। ऐसे ही संयुक्त परिवार है, प्राचीन काल से ही भारत में ये परिवार को अपनाया जाता रहा है और आज भी गांव में देखने को मिल जाता है संयुक्त परिवार। लेकिन उसमें अगर आज के दौर में परिवर्तन नहीं किया जाए तो परिवार सुखमय नहीं होगा, वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेगा। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे ये परिवार विलुप्त हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। इसमें ज़रूरत है बहुत से लोगों की योगदान की, समझ की, परिवर्तन की, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और परिवार को छोड़ दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं और एकाकी परिवार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण भी बहुत हद तक संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। लोग अपने काम धंधे के लिए शहर में जाकर वहीं पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने परिवार को भी वहीं पर रख लेते हैं और वहीं पर जीवन बिताने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है विघटन का। दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति जो है, जैसे अमेरिका है, जापान है, बहुत से जो विकसित देश हैं, वहाँ की संस्कृति हमारे भारत में प्रभावी हो गई है। लोग व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहे हैं और छोटा परिवार, एकाकी परिवार की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तीसरा है आत्मसंयम और आत्मत्याग की भावना की कमी। संयुक्त परिवार के विघटन का एक ये भी कारण है कि लोगों में आत्मसंयम और त्याग की भावना जैसे विलुप्त होती जा रही है। लोग थोड़ी सी परेशानी में आते ही वो परिवार में, अगर संयुक्त परिवार में कोई परेशानी आ गई तो वो सोचते हैं कि ये परिवार बेकार है और एकाकी परिवार को अपना लेते हैं। उनके अंदर कोई त्याग की भावना नहीं होती है। चौथा कारण है स्त्री शिक्षा का प्रभाव। स्त्री शिक्षा का भी बहुत ही बोलबाला हो गया है। स्त्रियां भी शिक्षित हो रही हैं, वो अपने चारों ओर देखती हैं कि हाँ, समाज हमारा कैसा है, हमारे परिवार के सभी मेंबर कैसे हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी उनके अधिकारों का हनन होता है तो तुरंत ही निर्णय कर लेती हैं कि हमें इस परिवार में नहीं रहना है और हमें अपना जीवन स्वच्छंद बिताना है। यहाँ पर तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो स्त्री शिक्षा भी एक प्रभावी कारण है। पांचवी हेडिंग है नवीन सामाजिक सुविधाएं। नवीन सामाजिक सुविधाएं भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। ये भी विघटन का कारण बन रहा है क्योंकि बहुत सी ऐसी सामाजिक सुविधाएं हैं, जैसे कि अनिवार्य बीमा योजना, प्रोविडेंट फंड
और मातृत्व लाभ, ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं। माताओं को, जननियों को आंगनवाड़ी में सुविधाएं इतनी मिल रही हैं जिससे कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। 6वीं हेडिंग है नए कानूनों का प्रभाव। नए कानूनों के प्रभाव से भी संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, जिसमें बहुत से ऐसे कानून हैं जिससे कि लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें है कि हिंदू विवाह उत्तराधिकार अधिनियम, संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम, शारदा एक्ट, ऐसे बहुत से कानून प्रभावी हैं जिसके वजह से संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। 7वां है जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके वजह से और संयुक्त परिवार में भी एक बहुत ही बड़ी ये समस्या है। संयुक्त परिवार में लोग ध्यान नहीं देते हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आज ये भी एक कारण बन गया है संयुक्त परिवार के टूटने का। जहाँ जनसंख्या हो गई है, इस वजह से लोग पलायन कर रहे हैं संयुक्त परिवार से, वो अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर बस रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का। 8वीं हेडिंग है परिवहन व संचार साधनों का विकास। परिवहन यानी यातायात के साधन और संचार के साधन भी एक कारण बन गया है विघटन का। जैसे कि 20वीं सदी में रेल यातायात प्रभावी हुआ, और फिर उसके बाद से बहुत से ऐसे परिवहन के साधन उपलब्ध हो गए, जो पक्की सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर हर जगह यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। संचार का साधन बढ़ गया है, लोग कहीं भी रहते हैं वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये सब भी कारण बहुत प्रभावी हैं विघटन में। 9वां है बच्चों स्वतंत्रता और समानता के आदर्श। आज की युवा पीढ़ी जो है, जो युवक युवतियां हैं, वो संयुक्त परिवार से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता ये दोनों चीज़ें संयुक्त परिवार में नहीं मिलती हैं। यहाँ माता पिता का अंकुश होता है, ताऊ ताई का अंकुश होता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनका अंकुश होता है। तो वो इस वजह से इस परिवार को छोड़ रहे हैं और अपना एक अलग परिवार बसा रहे हैं, एकाकी परिवार बसा रहे हैं। ये भी एक कारण है। 10वां है स्त्रियों में कलह। संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारण है स्त्रियों में कलह। संयुक्त परिवार में अधिकतर लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। जो सास हैं और बहुएं हैं आपस में झगड़ा करती हैं, और भी जो महिलाएं हैं आपस में झगड़ा करती। ये कलह छोटी छोटी बातों से इतना बड़ा कलह बन जाता है जो पुरुषों तक चला जाता है और परिवार के विघटन का कारण बन जाता है। तो बच्चे, आप लोग समझ चुके हैं कि संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है। आप इतने पॉइंट से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं एकाकी। अगला पॉइंट, एकाकी और संयुक्त परिवार में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या देखने को मिलता है एकाकी और संयुक्त परिवार में। यहाँ हम अंतर का आधार ले रहे हैं। एकाकी परिवार में क्या है और संयुक्त परिवार में क्या है, दोनों में क्या अंतर है। पहली हेडिंग यहाँ से अंतर का आधार लेते हैं तो सदस्यता के रूप में देखते हैं तो एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में तीन पीढ़ी या तीन पीढ़ी से अधिक के सदस्य पाए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है स्थापना के आधार में एकाकी परिवार व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित होता है, जबकि संयुक्त परिवार समष्टिवादी विचारधारा पर आधारित होता है। तीसरा टॉपिक है प्रधानता। एकाकी परिवार में माता पिता की प्रधानता होती है, यानी पति पत्नी ही मुख्य होते हैं, और संयुक्त परिवार में मुखिया प्रधान होता है। वो मुखिया परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति कर्ता हो सकता है। चौथा हेडिंग है उत्तरदायित्व। इसमें पूरी तरह से पति पत्नी या माता पिता का होता है,
और संयुक्त परिवार में उत्तरदायित्व केवल मुखिया के ऊपर होता है, जो उस परिवार का सबसे मुख्य व्यक्ति है, सबसे वृद्ध व्यक्ति है, कर्ता पर होता है। 5वीं हेडिंग है गतिशीलता। एकाकी परिवार में प्रत्येक सदस्यों में गतिशीलता होती है, उसमें विकास पाया जाता है, उसमें सभी मेंबर अपने कार्य के प्रति जागरूक होते हैं। संयुक्त परिवार में उतनी गतिशीलता नहीं पाई जाती है, वो बस नाम मात्र की सामाजिक गतिशीलता होती है, सभी सदस्य उतने जागरूक नहीं होते हैं। 6वां है पारस्परिक संबंध। एकाकी परिवार में पारस्परिक संबंध यानी कि एक दूसरे से बहुत ही प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यवहार होता है, जबकि संयुक्त परिवार में नाम मात्र का पारस्परिक संबंध होता है। 7वीं हेडिंग है अंतर का आधार स्त्रियों की दशा। इसमें एकाकी परिवार में स्त्रियों की दशा बहुत ही सम्मानजनक होती है, और जबकि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं होती है, दयनीय स्थिति में स्त्रियां होती हैं। 8वीं हेडिंग है नियंत्रण। एकाकी परिवार में बच्चों पर माता पिता का आंशिक नियंत्रण होता है, और संयुक्त परिवार में बहुत ज़बरदस्त मुखिया का नियंत्रण प्रत्येक सदस्यों पर होता है, वो पूरी तरह से मुखिया पर आश्रित रहते हैं, यानी कि मुखिया हमेशा हर सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। 9वीं हेडिंग है सामाजिक समस्याएं। एकाकी परिवार में सामाजिक समस्याएं कम होती हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सामाजिक समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। उसमें दहेज प्रथा है, जनसंख्या वृद्धि है, विधवा विवाह निषेध है, ऐसी बहुत सी समस्याएं संयुक्त परिवार में देखने को मिल जाती हैं। अगला है संतान का भार। संतान का भार माता पिता पर तभी तक रहता है जब तक वो बच्चे अविवाहित होते हैं, जबकि संतान का भार माता पिता या अन्य सदस्यों बल्कि मुखिया पर हमेशा बना रहता है। उनके विवाह के बाद भी उस व्यक्ति का भार, उसके परिवार का भार मुखिया और अन्य सदस्यों पर बना रहता है। अगली हेडिंग है स्थायित्व। एकाकी परिवार कम स्थायित्व वाला होता है। इसमें पति पत्नी के बीच के झगड़े विघटन का कारण बन जाते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसमें विघटन कम होते हैं, परिवार में सामंजस्य अधिक होता है। 12वां है धार्मिक कर्मकांड। एकाकी परिवार में सामान्य रूप से धार्मिक कर्मकांड यानी पूजा पाठ होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ अधिक होते हैं। हाँ बच्चों, चलिए अब एक नया टॉपिक लेते हैं, पारिवारिक संबंधों का मनोविज्ञान। पारिवारिक संबंधों का मनोविज्ञान हमें सदस्यों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा उसकी पूर्ति के साधनों में सहायता प्रदान करता है, उसको समझने में सहायता देता है। अगर कोई भी परिवार जो है, चाहे संयुक्त परिवार है चाहे एकाकी परिवार है, उसके सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं तो वह परिवार कभी टूट नहीं सकता है। मनुष्य की 3 आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं जो परिवार में ही पूरी होती हैं। जिस परिवार में मनोवैज्ञानिक दशाओं पर प्रत्येक सदस्यों पर इन मनोवैज्ञानिकता का ध्यान दिया जाता है, उनके मनोदशा का ध्यान दिया जाता है, उनके आपसी संबंधों पर ध्यान दिया जाता है, तो परिवार कभी टूटता नहीं है। तो आइए जानते हैं ये 2 टॉपिक, इसके अंतर्गत 2 शीर्षक हम लेंगे, एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान और दूसरा है संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। एकाकी परिवार आप समझ ही गए हैं कि इसमें माता पिता उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो
पहला टॉपिक इसमें है बच्चों का मनोवैज्ञानिक संबंध। एकाकी परिवार में बच्चों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। उनके सुख दुख का माता पिता ध्यान रखते हैं और माता पिता के सुख दुख का ध्यान बच्चे भी रखते हैं। अगर ऐसा माहौल नहीं होगा, माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तो दोनों में, माता पिता और बच्चों में मानसिक जुड़ाव नहीं होगा, वह एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे। और अगर दोनों में, माता पिता और बच्चों में ये संबंध पाया जाता है प्रेम का, तो वह परिवार हमेशा सुखी बना रहता है। दूसरा टॉपिक है पति पत्नी का मनोवैज्ञानिक संबंध। पारिवारिक संबंधों के मनोविज्ञान में पति पत्नी का जो मनोवैज्ञानिक संबंध अगर सौहार्दपूर्ण नहीं होगा तो परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। इसके लिए पति पत्नी दोनों मिलजुल कर कार्य करें, वह भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, वह अपनी सभी बातें, चाहे छोटी बड़ी सभी बातें एक दूसरे से शेयर करें। कोई भी बात पत्नी को या पति को नहीं छिपानी चाहिए। और पति का ये कर्तव्य है कि वह केवल रोटी कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था न करे, बल्कि पत्नी की जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो भी पूरा करता रहे। उसकी अगर वो इच्छाओं को वो पूरा करेगा तो पत्नी भी बेहतर रूप से और भी अपने पति का ध्यान रखेगी। और कोई भी कष्ट आवे, चाहे परेशानी आवे, दोनों मिलजुल कर करते रहें। तो ये भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव अगर रहेगा परिवार में, पति पत्नी के बीच में, तो इसमें उन दोनों में मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक संबंध होने के वजह से वो परिवार में खुशहाली आती है। अगला टॉपिक है माता पिता एवं पुत्र का मनोवैज्ञानिक संबंध। परिवार में माता पिता एवं पुत्र का के प्रति भी दृष्टिकोण समान होता है। माता पिता दोनों ही पुत्र को बहुत ही प्यार करते हैं। और बाल्यावस्था में तो माता अधिक ध्यान देती है पुत्र पर, लेकिन पुत्र जैसे ही बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है, अगर उसको पिता का ज़्यादा संरक्षण मिलता है, पिता के वह आचरण भाव और उनके सजगता से, उनके निर्देशन में, उनके प्रेरणादायी कार्यों को देखते हुए वह आगे बढ़ता है, उसको बहुत ही आत्मसंतुष्टि होती है। वो समझता है कि हम पिता के सानिध्य में हमारा कैरियर या हमारी जो आगे की आकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। तो ये मानसिक दोनों में जुड़ाव देखने को मिलता है। इससे भी इस परिवार में संबंध माता पिता एवं पुत्र का बना रहता है। अगला टॉपिक है माता पिता एवं पुत्री का मनोवैज्ञानिक संबंध। माता पिता पुत्री को भी समान रूप से प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और माताओं का पुत्री के प्रति बहुत ही लगाव होता है। पुत्री को माताएं बहुत स्नेह प्यार करती हैं, क्योंकि एक ये भी बात हो सकती है कि पुत्री एक पराया धन होती है। इस वजह से माताएं और लगाव रखती हैं अपनी पुत्री से, उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करने की तमन्ना रखती हैं। और पुत्री जैसे जैसे बड़ी होने लगती है उसका माँ की ओर रुझान बढ़ने लगता है। माताएं भी जब पुत्रियाँ बड़ी होने लगे तो उस पर विशेष ध्यान दे, एक सहेली की तरह उसकी समस्याओं का समाधान करे। तो ये जुड़ाव बहुत ही लाभदायक होता है। पुत्री भी अपने दिल की बातें माँ से शेयर करती है और समस्याओं का निदान परिवार में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से पुत्री का माता पिता के प्रति एक बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक संबंध पाया जाता है, जिससे ये जो एकाकी परिवार है वो बहुत ही स्थायी बन जाती है, एक स्थायी समिति के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो हम लोगों ने देख लिया पारिवारिक संबंधों का मनोविज्ञान में एकाकी परिवार। आज दूसरा टॉपिक देखते हैं संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। इसमें
संयुक्त परिवार के संबंधों का जो मनोविज्ञान है उसमें सभी की भागीदारी होती है। इसमें सामाजिक व्यवस्था व्याप्त होती है। संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। एक चूल्हे का बना हुआ भोजन सभी करते हैं, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये संबंध भी बहुत अच्छे संयुक्त परिवार में मिलते हैं। अगर मानसिक जुड़ाव हो जाएगा सभी रिश्तों में, जितने भी सदस्य होते हैं लगभग 3 पीढ़ी के सदस्य और 3 से अधिक पीढ़ियाँ इसमें मिल जाती हैं, तो सभी सदस्यों का मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होगा तो ये परिवार जो विघटन की ओर बढ़ रहा है तो इसमें भी स्थायित्व आ जाएगा। इसमें पहला टॉपिक देखते हैं, दादा दादी का मनोवैज्ञानिक संबंध। दादा दादी यानी कि जो परिवार का मुखिया होता है, सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी कि दादा या परदादा होता है। अगर दादा की मृत्यु हो जाए तो दादी घर की संयुक्त परिवार की मुखिया हो जाती है। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बच्चे को बहुत ही, जो छोटे बच्चे होते हैं परिवार में उसको बहुत ही प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और के दुलार प्यार तो चलिए ठीक है, लेकिन इतना भी प्यार बच्चों को नहीं देना चाहिए कि वो गलत आदत में पड़ जाए और अच्छी बात भी ना माने। तो थोड़ा थोड़ा अगर सुधार किया जाएगा तो परिवार बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जो भी परिवार में हम रह रहे हैं, चाहे संयुक्त परिवार है चाहे एकाकी परिवार है, मानसिक जुड़ाव बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं सास बहू का मनोवैज्ञानिक संबंध। सास बहू को अक्सर संयुक्त परिवार में दर्शाया जाता है कि एक कलह का कारण होता है। सास बहू में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बहू भी सास की बातों को समझे और सास भी बहू को इज्जत दे तो परिवार में कलह की भावना नहीं रहेगी। सास बहू में एक झगड़ा का ये भी कारण है कि सास सोचती है कि हमारा पुत्र जो कमा कर ला रहा है उस पर मेरा अधिकार है और बहू को वो अधिकार नहीं देना चाहती है। तो थोड़ा थोड़ा ये सब गलतियाँ या गलतफहमी ख़त्म किया जाए तो दोनों में बहुत ही जुड़ा हो सकता है, ये परिवार भी अच्छा बन सकता है। बहू भी सास को माँ के समान, अपनी माता के समान माने और उनकी देखरेख करे, सेवा करे, तो ये दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा बन सकता है। तीसरा है ननद भावज का मनोवैज्ञानिक संबंध। एक कारण ये भी देखा जाता है अक्सर करके संयुक्त परिवारों में, जो भाई की बहन, जो पति की बहन होती है यानी कि ननद होती है, वो सोचती है कि मेरा भाई जो है वो सबसे फर्स्ट में मुझे प्यार करे, मुझको चाहे, और इस वजह से ननद भाभी जो होती हैं उसमें झगड़ा पाया जाता है। अगर दोनों एक दूसरे को अपनी बहन की तरह समझ कर रहें तो परिवार में खुशहाली आ सकती है। तो ननद और भाभी का संबंध भी अगर बहनों जैसा हो जाए तो ये परिवार सुखमय बन सकता है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर पुरुषों के समक्ष नहीं रखना चाहिए। अगर ये समस्याएं नहीं होंगी तो पुरुष भी सही ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे। ननद भावज का मनोवैज्ञानिक संबंध के लिए दोनों में प्रेम भाव जरूरी है। अगला है देवर भाभी का मनोवैज्ञानिक संबंध। देवर भाभी का मनोवैज्ञानिक संबंध में ये दोनों का रिश्ता जो होता है परिहास का होता है, हंसी मजाक वाला होता है। वो दोनों अपने कर्तव्यों को सही सही समझें और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें तो परिवार में खुशहाली रहती है। अगला टॉपिक है प्राचीन एवं नवीन मूल्यों में संघर्ष। संयुक्त परिवार में प्राचीन एवं नवीन मूल्यों में संघर्ष भी देखने को मिलता है। अगर इस भावना को निकाल दिया जाए, जैसे कि नवीन पीढ़ियाँ सोचती हैं कि जो हमसे बड़े हैं वो अपनी पुरानी परंपरा रूढ़ियों को लेकर चल रहे हैं, हमारे मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे इच्छाओं को नहीं रखा जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो बहुत ही वकालत करते हैं अपने नवीन मूल्यों को लेकर। तो प्राचीन सभ्यताएं, रूढ़िवादी सभ्यताएं जो हैं उसमें भी थोड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। बड़े भी समझे छोटों को भी उतना अधिकार प्रदान करें।
अगर ये नवीन और प्राचीन में मेल मिलाप हो जाए तो बहुत ही वो परिवार सुंदर हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे संबंध हैं, अगर उन संबंधों को हम बनाकर चलेंगे तो परिवार हमारा सुदृढ़ होगा, परिपक्व होगा, वह टूटेगा नहीं। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे मनोवैज्ञानिक संबंध क्या होते हैं। परिवार में मानसिक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। कोई भी परिवार रहे और कोई भी सदस्य जो उस परिवार का है, सभी में मानसिक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिक जुड़ाव नहीं होगा तो परिवार टूटने में देरी नहीं लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।